वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर AHDP के फर्स्ट सेमेस्टर में वेटनरी एनाटॉमी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 टिश्यू उत्तक का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने जो एपिथेलियम टिश्यू है उसके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने एपिथेलियम टिश्यू के दो प्रकार, यानी एक तो कवरिंग एपिथेलियम जो बॉडी को कवर करता है, और एक एपिथेलियम था ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो हमने जो एपिथेलियम सिंपल एपिथेलियम है, एपिथेलियम के दो प्रकार में से एक प्रकार का हमने अध्ययन कर लिया था, जिसका मतलब कवरिंग एपिथेलियम के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज जो हम जो है नेक्स्ट इसका जो टाइप है, सेकंड टाइप, यानी सेकंड टाइप ग्रंथिल उत्तक, उसके बारे में अध्ययन करें। ग्रंथिल उत्तक यानी ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है, ये जो है, वैसे ये जो स्तंभाकार उपकला यानी कोल्यूमनर एपिथेलियम जो है, एपिथेलियम जो कवरिंग एपिथेलियम का प्रकार है कोल्यूमनर एपिथेलियम, उसका रूपांतरण है ये, यानी उसका रूपांतरित रूप है। यानी ये भी जो है दो प्रकार का होता है। मतलब उस आपने जब पहले ये अध्ययन किया था कि जो कोल्यूमनर एपिथेलियम जो है, कोल्यूमनर एपिथेलियम के बारे में हमने अध्ययन किया था कि कोल्यूमनर एपिथेलियम है, ये भी एक कोशिका का बना होता है, और इसके अंदर जो है इसकी ये कोलम के आकार के होते हैं। जैसे कोलम होता है स्तंभ, बिल्कुल उसके आकार के होते हैं, और इनके जो बेस में जो सेल होती है उसके बेस में, यानी उसके आधार में उसका न्यूक्लियस स्थित होता है, और जो बीच की सेल्स होती है इस टिश्यू के बीच की सतह के बीच की सेल्स है, वो जो है म्यूकस सिक्रीशन करती है, यानी सिक्रेटरी सेल्स होती है वो। तो अब हम उसी के आधार पर, जैसे उसका ये रूपांतरण है किसका, ये कोल्यूमनर एपिथेलियम का रूपांतरण है। तो अब इसके अंदर जो स्तंभाकार उपकला का रूपांतरण है ग्लैंडुलर टिश्यू, और ये मतलब एक प्रकार की ग्लैंड्स होती है जिसके अंदर डक्ट पाई जाती है, यानी उसके अंदर जो एक नलिका पाई जाती है, डक्ट जिसके बोलते हैं, एक डक्ट बनती है जिससे आगे सीक्रेशन जो आगे चला जाता है। तो स्तंभाकार रूपांतरण दो प्रकार का होता है। एक होता है एक कोशिका द्वारा निर्मित ग्रंथियाँ, यानी एक टिश्यू जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जिसमें जो सेल होती है वो एक ही कोशिका द्वारा निर्मित होती है, जो ग्रंथि है वो एक सेल द्वारा निर्मित होती है, यानी उसको बोलते हैं हम जैसे गोबलेट सेल्स है, यानी उसको वैसे यूनिसेलुलर ग्लैंड्स कहते हैं। यानी एक ग्लैंड जो सिर्फ अकेली सेल की बनी होती है उसको हम यूनिसेलुलर यानी एक सेल से बनी हुई ग्लैंड कहते हैं, जिसका उदाहरण है कलश कोशिका, यानी गोबलेट सेल्स जो है। गोबलेट का मतलब आप जानते हो, कलश, जैसे हमारा कलश घड़ा होता है उसके तरह की ये सेल होती है, घड़े की तरह की आकृति की सेल होती है, उनको गोबलेट सेल्स बोलते हैं। दूसरी जो ना गोबलेट सेल्स जो है या ग्रंथिल ग्लैंडुलर टिश्यू जो है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू जो है, जिसमें अनेक कोशिकाओं द्वारा निर्मित ग्रंथियों को बहुकोशिकीय ग्रंथियाँ यानी मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स कहते हैं। यानी जिनमें ग्रंथि एक ही सेल द्वारा निर्मित होती है वो होती है यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, और जो ग्लैंड्स बहुत सारी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उनको बोलते हैं बहुकोशिकीय ग्रंथियाँ या मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। और संरचना के आधार पर जो है ना, ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स जो है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स या बहुकोशिकीय ग्रंथियाँ जो है, ये शेप के आधार पर, संरचना के आधार पर जो है तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। अब आप इसको समझने के लिए जो है, जब आप अपने पास में, मैंने आपको पहले कहा था कि आप अपनी बुक का पेज नंबर 43 खोल लेना, बुक का पेज नंबर 43 आप खोल के रखना, ताकि ये आपको डायग्राम बुक में देख के जैसे मैं समझाता हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। यानी एक होता है नलिकाकार ग्रंथियाँ, जो आपके पेज नंबर 43 पे दिया हुआ है ऊपर साइड में, यानी जिसको सिंपल ट्यूबुलर बोलते हैं, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स, यानी वो सिर्फ एक
ट्यूब की तरह होती है, ट्यूब की तरह, यानी वो उनकी आकृति जो है वो ट्यूब की तरह होती है, इसलिए उनको ट्यूबुलर ग्लैंड बोलते हैं। सेकंड जो है, सेकंड डायग्राम देखो तो सिंपल एल्वियोलर जो है, तीसरा नंबर जो है वो सिंपल एल्वियोलर है, यानी कुप्पी का कार ग्रंथियाँ बोलते हैं उनको, यानी वो एक कुप्पी की तरह होते हैं। जैसे कुप्पी नहीं होती आपके, आप घड़ा कह सकते हो, कुप्पी का मतलब आप जो तेल डालने वाली कुप्पी होती है, मशीन में तेल डालते हैं जैसे सिलाई मशीन, वो कुप्पी उसके आकार की होती है। और तीसरा है संयुक्त नलिकाकार कुप्पी की ग्रंथि, यानी वो कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड्स, यानी उनमें दोनों प्रकार की सेल्स या ग्रंथियाँ पाई जाती है, यानी वो कुछ पार्ट उसका जो है वो एल्वियोलर है और कुछ उसका भाग जो है वो ग्लैंडुलर है, ट्यूबुलर है, ट्यूबुलर और एल्वियोलर दोनों टाइप है। यानी आपको देखोगे तो जो पेज नंबर 43 में जो ऊपर डायग्राम है उसमें पहला डायग्राम है सिंपल ट्यूबुलर का, वो ट्यूबुलर टाइप है, ट्यूब के टाइप का। और तीसरा नंबर है एल्वियोलर टाइप, जो एल्वियोलर के टाइप का। और फिर है कंपाउंड ट्यूबुलर, जिसमें ट्यूबुलर जो दो ट्यूबुलर है इसलिए वो कंपाउंड ट्यूबुलर है, यानी वो ट्यूबुलर आगे आगे ब्रांचेस बनती है ट्यूबुलर की। और कंपाउंड एल्वियोलर का मतलब है जिसमें एल्वियोलर जो ग्लैंड्स है उसके ब्रांचेज हैं। और एक होता है सिंपल कोइड ट्यूबुलर, यानी ट्यूब तो है लेकिन वो कोइड है, मुड़ी हुई है, ट्यूब कोइल है उसमें। सेकंड नंबर डायग्राम आप देखोगे, सेकंड नंबर डायग्राम जो है ये सेकंड नंबर डायग्राम है, ये कोइड ट्यूबुलर है। और संयुक्त नलिकाकार कुप्पी के ग्रंथियाँ मतलब है कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्राउंड, यानी इसमें एल्वियोलर ग्रंथि भी है और ट्यूबुलर ग्रंथि भी है, और वो आगे ब्रांचेज है। तो ये लास्ट वाला डायग्राम जो है ये कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर है, ये जो लास्ट वाला है ये लास्ट वाला है। अब ये जो इनका जो सीक्रेशन होता है, इनका जो श्रवण होता है, यानी जो सीक्रेशन को ये सीक्रेट करती है, उसके आधार पर इन ग्रंथियों को 3 प्रकार में बांटा गया है। इनको 3 प्रकार में बांटा गया है। एक तो है एपोक्राइन ग्रंथियाँ, एक होता है मीरोक्राइन और एक होता है होलोक्राइन, यानी एपोक्राइन, मीरोक्राइन, होलोक्राइन। अब ये भी आपको जो पेज नंबर 43 में नीचे के साइड के जो डायग्राम है उसमें क्लियर है। ये डायग्राम जो है आपके नीचे के साइड में ये जो डायग्राम दिया है ये इसको क्लियर करते हैं। ये मतलब नंबर 1 का जो है ये एपोक्राइन है बीच वाला, ये मीरोक्राइन है और ये आपका होलोक्राइन है, यानी इसके नाम लिखे हुए हैं। फिर आप उसको डायग्राम को देखते जाना, मैं आपको समझाता जाऊंगा। एपोक्राइन ग्रंथियाँ जो है वो सेकंड नंबर वाली है। एपोक्राइन सेकंड नंबर वाली में क्या है कि इनका केवल शीर्ष भाग जो है, एपोक्राइन ग्रंथि का सिर्फ ऊंचे वाला, ऊपर वाला, शिखर वाला, सिर वाला भाग जो है वही स्राव में शामिल होता है, यानी उसी में सीक्रेशन होता है, शीर्ष भाग में ही सीक्रेशन होता है। इसलिए इनको एपोक्राइन, इसका उदाहरण है एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, जो पसीने वाली ग्रंथियाँ हैं एपोक्राइन, वो इसका उदाहरण है, यानी ये सेकंड नंबर जो है। दूसरा नंबर है मीरोक्राइन ग्रंथियाँ, यानी मीरोक्राइन ग्रंथियाँ जो है वो पेज नंबर 43 में जो सेकंड डायग्राम दिया रो में है उसका फर्स्ट डायग्राम जो है ये मीरोक्राइन है। ये मीरोक्राइन का मतलब है कि इसका ग्रंथि का कुछ भाग जो है स्राव में शामिल होते हैं, सीक्रेशन कुछ भाग इसका सीक्रेशन करता है, जो मिडल लाइन तक, मतलब ऊपर से लेके मिडल लाइन तक, मिड लाइन तक इसका भाग जो है वो सीक्रेशन करता है। इसका उदाहरण है इकराइन स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड जब आपने पढ़ी थी तो मैंने आप पढ़ाया था कि ये एपोक्राइन और इकराइन 2 प्रकार की होती है। तो इकराइन जो स्वेट ग्लैंड्स है वो मीरोक्राइन ग्रंथियों का उदाहरण है। तीसरा है होलोक्राइन ग्रंथियाँ, यानी होलोक्राइन में क्या है, ये जो सेल्स है या ग्रंथि जो है इसका पूरा भाग जो है, यानी ये पूरा जो सेल है, सेल का पूरा भाग जो है वो इसमें स्राव में शामिल होता है, यानी पूरा सेल जो है वो पूरा इसमें शामिल होता है। जैसे सीबेशियस ग्लैंड जो है, यानी सीबेशियस ग्लैंड जो मैंने आपको पढ़ाई थी
सीबेशियस ग्लैंड, वो सीबेशियस ग्लैंड जो है वो इस टाइप का होलोक्राइन ग्रंथियों का उदाहरण है। तो ये आपको इनका उदाहरण जो है ना ये भी याद करना पड़ेगा। तो हमने ये आज हमारा जो है इपिथेलियल टिश्यू जो कंप्लीट हो गया। अब आपको इसकी समरी करते हैं कि इपिथेलियल टिश्यू क्या है। इपिथेलियल टिश्यू में दो प्रकार के टिश्यू हमने पढ़े थे इपिथेलियल के दो, एक तो कवरिंग इपिथेलियम और एक ग्लैंडुलर इपिथेलियम। जो कवरिंग इपिथेलियम है वो बॉडी की सतह को या जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी सतह को कवर करता है, और कवर करने के बाद में वो उसकी एक तो जो सतह है उसकी बाहरी वातावरण से रक्षा करता है, प्लस बैक्टीरिया वायरस वगैरह उनको अंदर नहीं जाने देता, जो भी बैक्टीरियल मतलब इन्फेक्शन है उसको चेक करता है, और दूसरे कोई फिजिकल जो टच बाहर से कोई चोट वगैरह उससे बचाता है। और ये सिंगल सेल की लेयर होती है, सिंगल लेयर्ड सेल होती है, एक तो ये है। दूसरा क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू है जो सीक्रेशन करते हैं, और वो ग्रंथि की तरह ग्रंथियां हैं जिसमें अलग अलग टाइप आपको मैंने अभी समझाए थे। तो इपिथेलियल टिश्यू को हमने स्टार्ट में पढ़ा था तो उसको दो भागों में बांटा था इपिथेलियल टिश्यू को, एक तो कवरिंग इपिथेलियल टिश्यू और एक था ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू अभी अभी हमने पढ़ा है। जो कवरिंग इपिथेलियल टिश्यू उसके चार भाग थे, यानी सिंपल इपिथेलियम, शूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम और स्पेशलाइज्ड इपिथेलियम टिश्यू, यानी चार टाइप थे उसके। फिर हमने सिंपल इपिथेलियम का भी हमने वर्णन किया, तो वो उसके तीन पार्ट थे, तीन भागों में बांटा था उसको। सिंपल इपिथेलियम तीन प्रकार का होता है, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम और सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम और सिंपल कोल्यूमिनर इपिथेलियम और सिलिएटेड सिंपल इपिथेलियम। नहीं, यानी ये सिंपल इपिथेलियम के चार भागों में उसको बांटा था, यानी चार प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद में सेकंड था शूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू, जो क्या है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम की तरह होता है लेकिन वैसा होता नहीं है ना, वो झूठा उसका आभास होता है कि वो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम की तरह हुआ। स्ट्रेटिफाइड में मतलब क्या है कि लाइन होती है सेल की, एक लाइन, और स्ट्रेटिफाइड होता है वो, लेकिन इसमें ये सिंगल लाइन होती है सेल की। लेकिन इसमें क्या है, वो सेल छोटी बड़ी होती है तो वो हमें लगता है जैसे ये डबल लेयर है, इसलिए इसको शूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम बोलते हैं। और एक होता है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू, तीसरा टाइप जो है, उसमें भी उसको तीन भागों में यानी तीन प्रकार में डिवाइड किया गया था। वो था स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर इपिथेलियम, ये इसके तीन टाइप थे। और स्पेशलाइज्ड इपिथेलियम टिश्यू जो है उसके भी चार भाग थे, यानी चार पार्ट थे उसको भी हमने चार पार्ट में डिवाइड किए थे। उसके भी चार टाइप हैं, कौन कौन से, ट्रांजिशनल इपिथेलियम, न्यूरोसेंसरी इपिथेलियम और पिगमेंटेड इपिथेलियम और जर्मिनल इपिथेलियम। यानी ये जो मैंने अब आपको जो चार्ट बताया है, ये चार्ट आपके पेज नंबर 44 पर, इसको आपको बिल्कुल इसको याद करना, कंठस्थ करना, क्योंकि ये भी एग्जाम में जो है पूछा जाता है। मान लो अगर आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये इस तरह से इपिथेलियल टिश्यू का वर्गीकरण करके बताओ तो आप उसको चार्ट के रूप में बता सकते हैं, उसको आपको याद करना। तो ये हमने जो टिश्यू है उसके पहले प्रकार को कंप्लीट कर लिया, उसका इपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड जो है वो है संयोजी ऊतक। सेकंड टाइप जो है टिश्यू का वो संयोजी ऊतक है, यानी उसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। संयोजी ऊतक का निर्माण जो है वो, अब आपने ये तो पहले पढ़ा था कि जो इपिथेलियल टिश्यू का निर्माण जो है वो जो भ्रूण है, भ्रूण यानी जो जाइगोट बनता है, तो भ्रूण जो है वो एक प्रकार से तीन प्लेटें जुड़ी होती है। स्टार्टिंग में भ्रूण बनता है तो उसकी तीन प्लेट होती है। जैसे आप ये समझ लो कि अगर एक चपाती पे दूसरी चपाती और तीसरी चपाती रख देते हैं, तीन चपातियाँ रख देते हैं, उस टाइप का भ्रूण होता है। भ्रूण की संरचना प्रारंभ ऐसे होती है, जब जाइगोट बनता है तो भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था ऐसे होती है, वो एक मतलब क्या बोलना चाहिए, चपाती की तरह तीन लेयर होता है। वो एक चपाती पे दूसरी चपाती रख दो, फिर तीसरी चपाती रख दो, उस तरह की लेयर होती है। ऊपर वाली लेयर को एक्टोडर्म बोलते हैं, बीच वाली को मीजोडर्म बोलते हैं,
और तीसरी जो लेयर नीचे वाली होती है उसको बोलते हैं एंडोड्रम, यानी ऊपर एक्टो, बीच में मीजोड्रम और तीसरा एंडोड्रम होता है। अब आपको ये याद रखोगे तो आपको पता है कि जैसे एपिथेलियल टिश्यू जो है वो इन तीनों लेयर से मिलकर बना होता है, यानी एपिथेलियल टिश्यू एक्टोड्रम से भी बनता है, एंडोड्रम से भी बनता है और मीजोड्रम से बनता है, यानी तीनों लेयर जो एम्ब्रियो की है उनसे इसका निर्माण होता है एपिथेलियल टिश्यू का। लेकिन संयोजी ऊतक जो है, कनेक्टिव टिश्यू जो है, उसका निर्माण मीजोड्रम द्वारा होता है। उसका निर्माण मीजोड्रम द्वारा, जो जर्म लेयर होती है 3 एम्ब्रियो की, उसमें बीच वाली जो लेयर है उससे संयोजी ऊतक का या कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण होता है। हार्टविंग नाम के वैज्ञानिक ने मीजोडर्म द्वारा निर्मित ऊतकों को मीजेनकाइम नाम दिया, यानी ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये मीजोडर्म से बनते हैं, ठीक है। और जो हार्टविंग नाम का वैज्ञानिक था उसने मीजोडर्म से निर्मित होने के कारण इसका नाम रख दिया मीजेनकाइम, भी नाम इसको दिया मीजेनकाइम। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है मीजेनकाइम। और मीजेनकाइम जो है इसका नाम किस वैज्ञानिक ने दिया, उसका नाम हार्टविंग ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये जो है मीजोड्रम से निर्मित होता है, नहीं मीजोड्रम द्वारा निर्मित होता है, इसलिए ऊतकों का नाम जो है मीजेनकाइम दिया गया। अब आप बताओ, शरीर का लगभग 30% भाग जो है वो इसी ऊतक का बना होता है, यानी शरीर का लगभग 30%, बहुत बड़ा भाग जो है, पूरी बॉडी का 30% भाग जो है ऊतकों का, वो कनेक्टिव टिश्यू द्वारा बना होता है। सभी संयोजी व आधारी ऊतकों में कोशिकाएं तथा फाइबर्स व मैट्रिक्स होता है, यानी जो संयोजी और आधारी ऊतक जो होते हैं, यानी संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू और उसके नीचे जो बेस टिश्यू है, बेसल टिश्यू जिसे बोलते हैं, आधारी ऊतक जो है, उनमें कोशिकाएं जो है फाइबर्स, जो कोशिकाएं होती है उसमें एक तो फाइबर्स पाए जाते हैं, तंतु, और एक उसमें मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स का मतलब होता है जो सेल, 2 सेलों के बीच की जो जगह है उस जगह को जो पदार्थ भरा होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। अब संयोजी ऊतक जो है उसको भी हम 2 भागों में, उसके 2 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। ये आपके पेज नंबर 45 पे ये डायग्राम दिया हुआ है, ये मतलब इसका वर्गीकरण दिया हुआ है, तो ये वर्गीकरण भी आपको याद करना है। यानी कनेक्टिव टिश्यू को हम एक तो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू में बांटते हैं, एक होता है एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, जो एम्ब्रियो में जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है वयस्क संयोजी व आधारी ऊतक, यानी अडल्ट कनेक्टिव एंड सपोर्टिव टिश्यू जिसे बोलते हैं। यानी जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके शरीर में, वो वयस्क संयोजी ऊतक बोलते हैं उसको, वयस्क संयोजी ऊतक या अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू। अब एम्ब्रियोनिक जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं। उसके 2 प्रकार है, मीजेनकाइमा और जिलेटिनी संयोजी ऊतक, यानी एक होता है मीजेनकाइमा और एक होता है जिलेटिनस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये उसके 2 प्रकार हैं। फिर हम जो अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम आगे 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं। उसके भी 2 प्रकार होते हैं, वो है एक तो अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू है और एक अडल्ट सपोर्टिव टिश्यू है, यानी एक तो कनेक्टिव टिश्यू इटसेल्फ है और एक उसके सपोर्ट के लिए जो टिश्यू है वो है अडल्ट सपोर्टिव टिश्यू। अब जो अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू है उसको भी हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो कैसे करते हैं? एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 2 डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो भी डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू 2 में डिवाइड कर दिया। फिर जो तीसरा टाइप है वो है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, और चौथा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को फिर वाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू 2 में डिवाइड किया। ऐसे ही हम जो अडल्ट सपोर्टिव टिश्यू है उसको डिवाइड करते हैं, तो उसमें नंबर 1 आता है कार्टिलेज टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू। फिर उस कार्टिलेज टिश्यू के भी 3 पार्ट हैं, यानी हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज।
और फिर आता है सेकंड नंबर इसमें है अडल्ट सपोर्टिव टिश्यू में बोन, और तीसरा नंबर है नोटोकॉर्ड यानी कोर्डा डोर्सेलिस, नोटोकॉर्ड या कोर्डा डोर्सेलिस। ये चौथा टाइप है सीमेंटम एंड डेंटिन। अब ये चीज़ें जो है आपने अगर ये संयोजी ऊतक का जो चार्ट है इसको अगर आपने याद कर लिया तो फिर मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर में, अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे उसमें हम इनका डिटेल में वर्णन करेंगे कि ये क्या है। तो इनको आप जब नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप जैसे इस लेक्चर को जब आप सुनोगे तो आपको इसको याद कर लेना, ताकि क्या नेक्स्ट लेक्चर जो सुनो तो आपको समझने में सुविधा रहेगी। नहीं तो आप क्या इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि पता नहीं कहाँ से आ गया। तो इसको इस चार्ट को पेज नंबर 45 पे इसको अच्छी तरह से याद करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।